नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है तकनीक पे आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है पहुंच तकनीक की। और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स एवं ड्रोन तकनीक की। आज इस खास विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर विवेकानंद प्रसाद। आप एक रोबोटिक्स कंपनी के फाउंडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शो में। आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां तकनीक की पहुंच ना हो, और आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स के विषय में। हम बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800345617 तो आइए बात करते हैं सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में रोबोटिक्स की क्या भूमिका है और कैसे ये एजुकेशन को और पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और आसान बना पा रहा है सर। ओके, सो एजुकेशन के सेगमेंट में रोबोटिक्स अभी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जी। हाउ आई एम सेइंग दिस बिकॉज अभी आने वाले अगले 10 सालों में अभी जो एग्जिस्टिंग 80% जॉब्स है दे नो लॉन्गर विल बी देयर। अभी जिन जॉब्स के लिए एक्चुअली बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट हैज़ टू बी मोर अलाइन टुवर्ड्स रोबोटिक्स। उसको रोबोटिक्स में लाने के लिए या रोबोटिक्स एजुकेशन में उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए दे नीड टू लर्न रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स सिखाने के लिए अगेन वी हैव टू यूज समवेयर रोबोट्स। कहीं ना कहीं रोबोट्स होने चाहिए रोबोटिक्स की लर्निंग में। सो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो अभी टेक्नोलॉजी और स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। स्टेम एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे एजुकेशन सिस्टम का। पहले हम किताबें पढ़ते थे सिर्फ, लाइक वी यूज टू रीड बुक्स, एग्ज़ाम्स देते थे। अभी स्टेम एजुकेशन में स्कूल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख रहे हैं, स्कूल के बच्चे कोडिंग वगैरह के बारे में सीख रहे हैं। दे आर एक्चुअली लर्निंग कि हाउ टू कोड अ रोबोट। एक रोबोट उसके सेंसर्स कैसे चल रहे हैं, एक रोबोट हमारे जैसा कैसे सोच पा रहा है, सेंसर्स अपने आप कैसे कुछ भी डिसीजन ले पा रहे हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हर फील्ड में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रोबोटिक्स इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो एजुकेशन में दिस हैज़ बीन इनसेपरेबल कि रोबोट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्टूडेंट्स को डिजिटली इक्विप होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हमें ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजिकली खुद को इक्विप करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 मैम। नमस्ते सर, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुमार बोल रहा हूँ, बिहार से। जी सर, अपना सवाल पूछे। क्या रोबोट कोडिंग को आसान बना सकता है? जी सर, अपना सवाल दोहराएं। क्या रोबोटिक्स को आसान बना सकता है? तकनीक हमारे कोडिंग को रोबोटिक्स के ज़रिए कैसे आसान बना सकते हैं सर? कोडिंग को रोबोटिक्स के ज़रिए कैसे आसान बना सकते हैं? ओके, सो क्वेश्चन बड़ा अनक्लियर है, बट स्टिल आई ट्राई टू आंसर जितना मेरे को समझ में आया। उनको ऐसे समझना है कि क्या ऐसे रोबोट्स हैं जो कोड्स लिख सकते हैं लॉजिकली। तो ही इज़ आस्किंग अबाउट AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसे ही काम करते हैं बेसिकली। हम जैसे मैं एक बच्चा हूँ, मैं अभी यहाँ से आगे जाऊँगा और सीढ़ी से नीचे गिर जाऊँगा, तो बेसिकली मैंने सीखा कि यहाँ से आगे जाने पे मैं गिरूंगा, अगली बार मैं नहीं जाऊँगा। मेरे दिमाग के अंदर एक कोड आ गया। सिमिलरली AI काम करता है। हमने कोड्स लिखे हुए हैं जो खुद को सिखा सकते हैं कि पिछली बार ये ऐसा हुआ था तो ये करना था, इस बार ये ऐसा होगा तो ये होगा। जैसे अभी आप गूगल को पूछोगे कि हे गूगल व्हाट इज़ द टेम्परेचर, तो गूगल को अपने आप पता है कि पटना का टेम्परेचर पूछ रहे हो आप, चूँकि आप पटना में हो। सिमिलरली यस, अभी बड़े सारे बच्चे, जैसे हमने बिहार सरकार के साथ बिहार गवर्नमेंट का जो अपना पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उनके साथ मिलके हमने काफ़ी सारे हैकेथॉन्स करवाए थे। सीरीज ऑफ हैकेथॉन्स IIT पटना और इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना के साथ मिलके हुआ था। सो उन बच्चों को बेसिकली रोबोट्स बनाने थे। रोबोट्स या फिर कुछ हमने उनको सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिया था कि हाउ टू मेक स्मार्टर ट्रैफिक, या हाउ टू मेक ह्यूमन लाइफ सेफर, हाउ टू मेक बेटर रोबोट्स दैट कैन सर्व इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो इन बच्चों को कई बारी, बड़े सारे बच्चों को रोबोटिक्स कोडिंग नहीं आती थी, उनको हमने हार्डवेयर दिया एंड देन दे हैव यूज्ड AI विच इज़ अ रोबोट इटसेल्फ
उसका यूज़ करके दे हैव रिटन नंबर ऑफ कोड्स. तो यस, रोबोट्स कैन राइट कोड्स एक्चुअली. जी बिल्कुल. बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो स्वास्थ्य के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में कैसे रोबोटिक्स का यूज़ करके हम मरीज़ों की सेवा कर पा रहे हैं और कैसे सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं सर? So robots have been very widely used in healthcare and medical technology. अभी बड़े सारे गांव अभी भी ऐसे हैं इंडिया में दूर दराज के जहाँ पे डॉक्टर्स का एक्सेसिबिलिटी नहीं है. इंडिया इज सीवियरली अंडर डॉक्टर. कहने का मतलब है कि हमारे को जितने डॉक्टर्स चाहिए इंडिया में उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं. दिस इज़ बीइंग सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ AI एंड रोबोटिक्स. यहाँ बैठ के टेलीमेडिसिन का यूज़ करके एक्चुअली रिमोटली जो पेशेंट हैं उनका उपचार हो रहा है. एम्स का बैठा हुआ एक डॉक्टर कहीं सुदूर 200-300 किलोमीटर बैठे हुए किसी पेशेंट का इलाज कर सकता है. दूसरा, सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी जिसको लाइक स्टीफन हॉकिंग जी, वो पूरी तरह से काइंड ऑफ पैरालाइज थे. उनका सिर्फ दिमाग चलता था. बट विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स ऑब्वियसली ही हैज़ बीन रिटन नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स बनाए उन्होंने, कई सारे खोज किए उन्होंने, और तभी उनको ये साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी का तमगा मिला. तो टेक्नोलॉजी. और दूसरा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि या तो जन्म से उनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या फिर किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उन्होंने हाथ खोया, पैर खोया. यहाँ पे बायोनिक आर्म्स, कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं उनको. बायोनिक आर्म्स हैं, बायोनिक पैर हैं. उसको लगाने के बाद दे आर नॉट एज गुड एज नेचुरल आर्म्स और नेचुरल लेग्स, बट बहुत नज़दीक तक उनका लाइफ आसान हो जाता है. वो दोनों हाथ हैं उनके पास. नाउ दे कैन होल्ड अ बॉटल एंड ओपन इट अप. नाउ दे कैन रीड अ न्यूज़पेपर. तो उनका जीवन एक्चुअली मेडिकल टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स की वजह से बहुत आसान हो रहा है. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G, अमेरिका में बैठा हुआ एक डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी कर पा रहा है इंडिया के पेशेंट के ऊपर जी. सो ये सब पॉसिबल हो पाया है रोबोटिक्स इन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इन मेडिकल साइंस की वजह से. सर, आप हेल्थ केयर के फील्ड में रोबोटिक्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट मेरे को लगता है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन लाइक अभी जैसे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. हमारे पास एडवांस दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एडवांस टूल्स अवेलेबल हैं डिटेक्शन के लिए. तो अगर फ्यूचर की बात करें विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर, कई सारे प्रिकॉशनरी मेडिसिन आप ले सकते हो. जैसे मेरे को लेट्स से अभी आई एम लुकिंग बिल्कुल फिट. हो सकता है कि अगले 10 साल, अगले 5 साल में मेरे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही है कि अगले 5 साल में मुझे कोई सीवियर बीमारी हो जाए. बट विद द यूज ऑफ AI, with the use of robotics, that can be detected now. And I have a very prime example. I have lost one of my doctor friend. Like she was doing MBBS in Kalinga University. She has become a doctor. MBBS उसकी ख़त्म हो गई. She was on duty. उसको वहाँ पे बेहोश हुई वो, and she just passed out. क्या हुआ था उसको? Like she was having brain tumor. उसको पता नहीं थी ये बात. She was completely fine. मेडिकली पूरी तरह से ऊपर से हंसती खेलती. सुबह बात हुई थी हमारी. सो इट वाज लाइक कि अगर AI एंड इस तरह के टूल्स हमारे पास एक्सेसिबल हो तो मेरे को पता होगा कि अगले 5 साल में मेरे को क्या बोलते हैं, कैंसर होने के चांसेस हैं, या मेरे बॉडी में कहीं पे कैंसरस सेल्स या फिर ब्रेन ट्यूमर का कोई सेल डेवलप हो रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लाइफ में या ह्यूमन लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए या इनको और एफिशिएंट बनाने के लिए robots are going to be super useful even in the future. एग्जैक्टली तो इस तरह हमने बात किया कि हेल्थ केयर के फील्ड में क्या भूमिका है रोबोटिक्स की और कैसे रोबोट्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा आसान बना पा रहे हैं. अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर है 1800-3456-171. सर, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में कैसे उत्पादन को बढ़ाने में हम ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, मेरे पास एक बहुत प्राइम एग्जांपल है इसके लिए. चूँकि मैं बिहार में हूँ पिछले 7-8 सालों से जी, और बिहार में बहुत काम किया है मैंने ड्रोन्स और रोबोट्स के ऊपर. बिहार सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत बड़े सारे ड्रोन्स बांटने हैं, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स. एग्रीकल्चरल ड्रोन्स क्या कर रहे हैं कि जिस लेट से आपके पास 1 एकड़ की खेती है, उस 1 एकड़ के खेत में अगर मेरे को पेस्टिसाइड स्प्रे करना है तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली पूरा दिन निकल जाएगा. लेकिन वो ड्रोन यूज़ करके आधे घंटे में वो काम हो जाएगा मेरा. एक बात हुई है. दूसरा,
ऐसे ड्रोन्स हैं जो आपका क्रॉप का असेसमेंट कर सकते हैं। क्रॉप असेसमेंट करके लाइक ड्रोन उसके ऊपर उड़ा, क्रॉप असेसमेंट किया, एरिया का पूरा AI इनेबल्ड मैप जनरेट किया। नाउ AI विल डिटेक्ट कि इसके पत्तों में पत्तों का बेसिकली लीफ का वो एनालाइजेशन करके दे विल एक्चुअली द AI मॉडल विल टेल यू कि यहाँ पे आपको कौन से खाद डालने की ज़रूरत है, पानी कहाँ पे ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, या फिर मिट्टी कहाँ की ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सा खाद इधर डालेंगे या फिर किस एरिया में खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारे टूल्स हैं एक्चुअली दे आर मेकिंग प्रोडक्शन बेटर और संसाधनों को बचा रहे हैं ये। तो ड्रोन्स आर वेरी यूजफुल इन इवन इन एग्रीकल्चर फील्ड। जी बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ प्रियंका, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहब। डॉक्टर प्रदीप अपना सवाल पूछे। हाँ दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडिफाइड फॉर्म है या एडवांस फॉर्म है? रोबोट तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, या रोबोट का एडवांस फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर्जरी के फील्ड में रोबोट के द्वारा की हुई सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होती है? रोबोट तो है डॉक्टर को पूरी तरह से असिस्ट करता है या इंडिपेंडेंटली पूरी अपनी सर्जरी करता है? एक तो ये। दूसरा ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम के फील्ड में ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बताइए। जी बिल्कुल। तो सर काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि रोबोटिक्स और AI के इंटरवेंशन के बारे में जानना चाहेंगे कि रोबोटिक्स और AI का क्या इंटरवेंशन है सर? बिल्कुल लगता है इनके 3 सवाल थे। पहला कि रोबोट्स जो है वो पहले से भी थे, बट अभी AI आने के बाद क्या चेंजेस हो रहे हैं, इज AI जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रोबोटिक्स। दूसरा क्वेश्चन इनका था कि जो रोबोटिक्स से सर्जरी होती है वो क्या डॉक्टर को असिस्ट करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रोबोट भी सर्जरी कर सकते हैं। और तीसरा सवाल इनका था कि ड्रोन्स का यूज़ करके जो देयर आर सम असामाजिक तत्व जो हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं पहले सवाल का आंसर करता हूँ इनका। क्या था पहला वाला? सबसे पहला सवाल था कि रोबोटिक्स और AI का क्या इंटरवेंशन? सो प्रीवियसली रोबोट्स थे, रोबोट बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और रोबोट का मतलब ही यही होता है। रोबोट एक आया था चेक वर्ड से, रोबोटा मतलब असिस्टेंट, नौकर। जी। सो रोबोट्स जब बने तो रोबोट्स का पहला प्राइमरी काम यही था कि दे विल असिस्ट अस। वो पहले AI इनेबल्ड रोबोट्स नहीं थे। हमने उनको जिस काम के लिए बनाया है वो सिर्फ वही काम करेंगे। लेट्स से हमने जैसे एक रोबोट बनाया कि कार की असेंबलिंग करेंगे तो वो वही एक काम करेगा। बट AI आने के बाद वो रोबोट इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हमने उनको लेट्स से बताया कि यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और वो पॉइंट A टू पॉइंट C जा रहे हैं बट बीच में पॉइंट B होके जाना है उनको। नाउ द रोबोट इटसेल्फ कैन टीच विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI कि यार इससे एक और इफेक्टिव तरीका हो सकता है, मेरे को A से C जाने के लिए B पे होके नहीं जाना है, अगर मैं यहाँ से इस वे में जाऊँ तो ज़्यादा पाथ बचेगा। एग्जाम्पल आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्यूरियोसिटी रोवर, उसको सब कुछ सिखा के नहीं भेजा, उसको बताया कि वहाँ पे जाके तुमको नई चीज़ें सीखनी है। यू आर गोइंग टू बी ऑन मार्स, लाइक देयर विल बी नो पर्सन टू कोड यू देयर, वहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। और रोबोट क्या करता है, हमें उसको कोड करके बताना होता है कि तुमको क्या करना है। इट एक्ट्स लाइक एज सिंपल एज अ ह्यूमन माइंड कि घर पे मम्मी ने बोला कि ये लो 15 रुपये, जाके दूध और अंडे लेके आओ। मैं वहाँ पे गया दुकान पे, अब मैं एक आम रोबोट हूँ, मैं दूध और अंडे लेके आऊँगा, अगर दूध और अंडे नहीं मिले तो मैं खाली हाथ आ जाऊँगा। लेकिन अब मैं AI इनेबल्ड रोबोट हूँ, तो मम्मी ने एक पर्टिकुलर दुकान का नाम बताया कि वहाँ से जाके दूध अंडे लाने हैं। अगर उस दुकान में नहीं मिलेगा, सिंस आई हैव AI, आई विल गो टू सम अदर शॉप। ये सबसे प्राइम एग्जांपल है कि हाउ AI इज हेल्पिंग रोबोट्स टू बिकम मोर स्मार्टर। दूसरा क्वेश्चन जो था इनका कि क्या असिस्टेड सर्जरी हो रही है या फिर इंडिपेंडेंट सर्जरी हो रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या वो जो सर्जरी है उसमें किसी असिस्टेंट की नीड है, असिस्टेंस की नीड है, रोबोटिक्स की। क्योंकि रोबोट्स आर वेरी क्या कहते हैं उसको, दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट। ह्यूमन गलती कर सकते हैं। अगर मेरे को बोला गया कि 1 mm का चीरा लगाना है, क्वाइट पॉसिबल कि मैं 1.1 का लगाऊं या फिर 0.9 का लगाऊं, बट रोबोट को 1 mm बोला गया है तो 1 mm ही लगाएगा। दैट वे दे आर सो मच एक्यूरेट। नाउ इट कम्स कि क्या वो असिस्ट कर रहे हैं, तो यस, डिपेंड्स अपॉन कि सर्जरी कैसी हो रही है, हार्ट की सर्जरी हो रही है, नी की सर्जरी हो रही है। बड़े सारे सर्जरीज आर ऑटोमेटेड जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं है। मतलब आप जस्ट कमांड दो, पेशेंट को रखो नीचे एंड द रोबोट विल ऑपरेट कम्प्लीटली
दूसरे रोबोट्स ऐसे हैं जो रिमोट सर्जरी कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर इज सिटिंग इन अमेरिका और मे बी इन सम अदर हाईटेक हॉस्पिटल, अ पेशेंट इज सिटिंग मे बी इन पारस HMRI हॉस्पिटल और सम एनी अदर हॉस्पिटल इन पटना एंड दे आर परफॉर्मिंग द सर्जरी। थर्ड क्वेश्चन जो था इनका विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यस कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ड्रोन्स और तकनीक का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं, बट दैट हैज़ ऑलवेज बीन द केस। लाइक हमारे यहाँ पे ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था और कुछ APJ अब्दुल कलाम भी इंजीनियर थे, तो दोनों के उस इंजीनियरिंग को यूज़ करने का तरीका अलग था। अगर मेरा माइंड डिस्ट्रक्टिव है तो मैं उस टूल का इस्तेमाल बुरी चीज़ों के लिए करूँगा, अगर मेरा दिमाग अच्छा सोचता है तो मैं उस टूल का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए करूँगा। जी बिल्कुल। लाइक अ सोल्जर यूजेस अ गन टू प्रोटेक्ट अस, लेकिन एक आतंकवादी वही गन का इस्तेमाल हमें मारने के लिए करते हैं। तो अगेन रोबोटिक्स और किसी भी टेक्नोलॉजी का सारा काम इसी पे है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सही कहा सर आपने। उम्मीद है डॉक्टर प्रदीप आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अभी कुछ देर पहले सर आपने बात किया ट्रांसपोर्टेशन के विषय में कि कैसे रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा आसान बना पा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? सो इंडिया में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली बिकॉज वी पीपल आर वेरी केयरलेस। हम बहुत डिसिप्लिन्ड लोग नहीं हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे हम तो रुक जाएंगे, पीछे वाला रुकेगा कि नहीं रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। हर साल तकरीबन 2 लाख डेथ्स होती हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI, with the implementation of robotics enabled car and smarter cars actually, पूरा का पूरा robotic तो नहीं बोलेंगे इसको, however टेस्ला ने जैसे ऑटोमेटेड कार्स बनाई हैं, दे आर फुली ऑटोमेटेड। आप एक लोकेशन डालो, रोबोट कार आपको वहाँ तक लेके जाएगा एंड दिस इज सो सेफ। मतलब 0.1% चांसेस होते हैं कि कोई टेस्ला की कार आपस में भिड़े, बिकॉज इट्स एक्टिंग सो एफिशिएंटली। और हम जैसे वो थकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं। आप कभी भी अगर आप लॉन्गर ड्राइव्स पे गए होगे, लाइक 8 घंटे 10 घंटे की ड्राइव पे इंटरसिटी अगर कहीं आप जा रहे हो, तो आपको रास्ते में कोई ना कोई ट्रक दिखेगा जो एक्सीडेंट हो चुका है जिसका, बिकॉज दे आर वर्किंग डे, बहुत सारा ओवरवर्कड हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते उनको झपकी आ गई। तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग व्हेन रोबोटिक्स, और अगर ज़्यादा सेफ़र कार सड़क पे हो या फिर ज़्यादा सेफ़र टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए सड़कों पे, ट्रक्स पे, गाड़ियों में, इट विल बिकम मोर सेफ। जैसे अभी गाड़ियों के अंदर ADAS आ रहा है, असिस्टेड ड्राइविंग। सो अगली गाड़ी अगर ब्रेक मार रही है तो वो पीछे वाली गाड़ी भी अगर उसमें ADAS है तो वो अपने आप ब्रेक मारेगी। कई बार ऐसे होता है कि आगे वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मार दिया और मेरे दिमाग ने उसको प्रोसेस नहीं किया सही टाइम पे, या स्पीड ज़्यादा थी और हम लोग उसको देख नहीं पाए। बट टेक्नोलॉजी इट्स सो ग्रेट कि इट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द क्रैश। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोबोटिक्स इज़ समथिंग जिसको आज के आज इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। हर गाड़ी में होना चाहिए ADAS, हर गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जी। तो अभी जैसा कि हमारे कॉलर ने भी पूछा, और ये भी एक अहम सवाल है कि हम सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में रोबोटिक्स का और ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं सर? अभी बहुत प्राइम एग्जांपल है रशिया यूक्रेन जी। अगर हम बहुत अपना एग्जांपल लेना चाहें तो इंडिया पाकिस्तान, वेरी रिसेंट, इट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन, आई विल नॉट कॉल इट अ वॉर, लेकिन वॉर जैसा ही सिचुएशन था। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इतना हायर नंबर ऑफ एस्केलेशंस हुआ था, स्टिल जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पीपल वर यूजिंग ड्रोन्स, कि ठीक है बहुत गुस्सा आ रहा है एक दूसरे पे, थोड़े ड्रोन फेंक लेते हैं। तो वी हैव यूज्ड कामाकाजी ड्रोन्स, वी हैव यूज्ड रोबोट्स, मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने के लिए हमने अगेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। सो देयर आर लाइव एग्जांपल्स दैट टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली सेविंग योर लाइव्स। पहले क्या, अभी अगर 20 साल पहले ये जंग हुई होती, जो भी हुआ, तो जब तक मामला ठंडा पड़ता, जब तक सीज़ फायर होता, तब तक कितनी जानें जा चुकी होती। लेकिन अभी जंग भी चल रहा था, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई मिसाइल और हर दिन हज़ारों ड्रोन्स आ रहे थे, एंड दे वर बीइंग इंटरसेप्टेड, दे वर डूइंग द डैमेजेस। किसी जान का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एंड फॉर अस लाइक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि इट्स सेविंग लाइव्स। सो मॉडर्न वॉरफेयर में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स एवं ड्रोन तकनीक के विषय में। हमारे साथ हैं मिस्टर विवेकानंद प्रसाद, और अगर आप भी हमारे गेस्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। सर,
एनवायरनमेंट का क्षेत्र अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में रोबोटिक्स किस तरह हमारे लिए कारगर है और कैसे हम रोबोटिक्स का यूज़ करके पर्यावरण संरक्षण कर पा रहे हैं? इस पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि सारे काम रोबोट से नहीं करवाने चाहिए, कुछ काम हम इंसानों को भी करना होगा। वी आर ऑलरेडी ऑन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर हम अभी भी नहीं सुधरे, हमने अपनी नदियों का ख्याल नहीं रखा, हमने अगर अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, थिंग्स विल ऑलरेडी बी डिस्ट्रॉयड। अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, बिना अब सर्दियाँ आती नहीं है। पिछले 4-5 सालों में मैंने कोई सर्दी नहीं फील की है पटना में, लाइक 1 हफ्ते आती है हार्डली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी पे ना डिपेंड होकर हमें खुद पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। बट स्टिल अगर बात करें तो नदियाँ गंदी हैं, नदियों को क्लीन करने के लिए वी आर डिज़ाइनिंग कपल ऑफ रिवर क्लीनिंग रोबोट्स, क्योंकि इंसान तो करेंगे नहीं, हम तो गंदगी फैलाएंगे, हम तो नदियों में कूड़ा डालेंगे ही डालेंगे। तो वी आर डिप्लॉइंग सम रोबोट्स जो नदियों को क्लीन करेंगे। अगेन प्लांटेशन के लिए अगर बात करें तो सीड बॉम्बिंग ड्रोन्स का यूज़ करके हम इस बार बरसात में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ लमसम लाख के आसपास सीड्स छिड़कने वाले हैं, उसको लाइक सीड बॉम्बिंग वी कॉल द टर्म। तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत छोटे लेवल पे वी कैन डू। एंड अगेन एनवायरनमेंट इज समथिंग जिसमें हम इंसानों को पार्टिसिपेट करना होगा। वी शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन द रोबोट्स। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कुछ काम हम इंसानों को भी करना होगा। तो अगर बात करें डेली के दिनचर्या के विषय में, घर पे रोबोट हमारा किस तरह हेल्प कर पा रहा है? ओके, सो हमने पिछले 4-5 सालों में बहुत काम किया है एजुकेशन वाले डोमेन में। बहुत रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया इज़ मूविंग, लाइक इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ कंज्यूमर कंट्री। हमें हमेशा ये बोला जाता है कि हम सिर्फ दूसरों से सामान खरीद कर इंडिया में सप्लाई मतलब यूज करते हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया का जो रोबोटिक्स स्केप है बहुत बड़ा है जी। पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग। कितना अच्छा हो अगर आपके इस स्टूडियो में किसी आदमी की ज़रूरत ना पड़े, एक रोबोट रखा हो जो दिन भर अपना साफ़ सफाई कर रहा है। सो हमने कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आपके हेल्प करेंगे। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज़ लाइक ऑब्वियसली द वैक्यूम क्लीनर रोबोट, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। दूसरा, टू इंक्रीज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, विंडो क्लीनिंग रोबोट्स। हाई राइज बिल्डिंग्स में बाहर से विंडो क्लीन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो इस तरह के रोबोट्स हम बना रहे हैं जिसपे बाहर लगाओ एंड इट विल क्लीन योर विंडो। अगेन घर में जो रोबोट अभी यूज हो रहा है, वी विल बी सेइंग लाइक एल्डरली केयर और बच्चों के साथ थोड़ा खेलने के लिए रोबोट्स, बिकॉज वी कैन नॉट टेक देम टू द स्टोन एज। अब उनको आदत लग चुकी है मोबाइल की, तो हमको उनको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो वो इस्तेमाल कर सके, जिसके वो यूज टू हैं। दैट्स वाई वी आर गिविंग देम रोबोटिक टॉयज जिसके साथ दे कैन लर्न नंबर ऑफ थिंग्स। सो ये 2-3 चीज़ें अभी मेरे को लगता है कि इंडिया में बहुत बूम, मतलब कंज्यूमर सेगमेंट में बूम कर रही हैं। द वैक्यूम क्लीनर एंड देन रेस्टोरेंट सर्विस रोबोट्स भी अभी थोड़ा रिसेंटली देखा होगा आपने, दे आर इनटू द प्ले। जी जी। एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में हम किस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक काफ़ी ज़रूरी विषय है सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रोबोटिक्स का रोल मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा है, रोबोटिक्स और ड्रोन्स का बेसिकली, क्योंकि ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ गोइंग टू प्लेसेज जहाँ पे हम इंसान नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो फायर एक्सटिंग्विशर ड्रोन्स हैं, ह्यूमन रेस्क्यू ड्रोन्स हैं। लेट्स से कोई आदमी नदी में डूब रहा है जी, तो उसको बचाने के लिए भी यू कैन एक्चुअली यूज अ ड्रोन। सो बेसिकली 2 चीज़ें यूज़ करनी हो, एक वो रोबोट यूज़ करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ट्यूब ले लो आप, या फिर वो रोबोट हो जो रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो। ड्रोन का यूज़ करके एक्चुअली आप उस रोबोट को उस इंसान तक भेज सकते हो एंड द लाइफ कैन बी सेव्ड। दूसरा, असेसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स लॉस्ट के लिए ड्रोन डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन से बेहतर और कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल। आई विल सजेस्ट। अर्थक्वेक वगैरह में कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग दब जाते हैं बिल्डिंग्स के नीचे, पता नहीं चलता, वहाँ पे रोबोटिक डॉग्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू आइडेंटिफाई कि ह्यूमंस कहाँ पे है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फील्ड जहाँ पे रोबोट्स का यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड इनफैक्ट होना भी चाहिए जी। बिल्कुल। इवन अगर आप सही से यूज़ कर रहे हैं, इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे डिजास्टर्स होंगे ही नहीं, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो रोबोट्स आर देयर टू सेव यू। जी बिल्कुल। एक और बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, एंटरटेनमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोबोटिक्स की पहुंच है, तो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में रोबोटिक्स का किस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर? ओके,
अभी एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। एक्चुअली अभी आपने आईपीएल में देखा होगा, चंपक करके एक रोबोटिक डॉग था, बेसिकली दैट इज़ अ बॉर्डर सिक्योरिटी रोबोट, बट दे आर यूजिंग इट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। रिसेंटली चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है रोबोटिक फुटबॉल। सो ह्यूमन साइज, नॉट ह्यूमन साइज बट 1 या 2 फीट के रोबोट्स हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल विथ ईच अदर। और ऐसे ही बड़े सारे रोबोटिक के टूल्स धीरे धीरे दे आर ग्रोइंग, एंड बहुत जल्दी आप देखोगे देयर विल बी अ न्यू लीग स्टार्टेड लाइक फ्लाइंग कार्स, क्वाडकॉप्टर्स का टाइप के, मतलब ड्रोन्स ही होंगे बेसिकली, और उनकी रेस होगी बट उस पर इंसान बैठे होंगे। इट माइट बी पॉसिबल मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इन इंडिया। दुबई में ऐसे रेसेज हुए भी हैं अभी रिसेंटली। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रोबोटिक्स आर पर्टिकुलरली बीइंग यूज्ड। फिल्म मेकिंग में भी रोबोट्स आर देयर, सो यस दे आर एवरीवेयर। जी हाँ, बिल्कुल, एज यू सेड दे आर एवरीवेयर। तो कार्यक्रम का नाम है पहुंच तकनीक की, और हम बात कर रहे थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर विवेकानंद प्रसाद जी से। आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम पहुंच तकनीकी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।